हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज टेंस के विषय में सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय। तो समय के तीन रूप होते हैं, थ्री पार्ट्स। तो तीन पार्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस होता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं भूतकाल। और उसके बाद नंबर 3 पे होता है फ्यूचर टेंस, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल। तो कुल मिलाकर के तीन टेंस होते हैं और इन तीनों के भी चार पार्ट्स होते हैं। तीनों के चार पार्ट्स होते हैं, कुल मिला के ये 12 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके पार्ट्स के बारे में पता करते हैं सभी के। तो पहले जो होता है वो सिंपल टेंस होता है। सिंपल टेंस, या हम इसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं। इंडेफिनेट टेंस भी बोल देते हैं। और नंबर 2 पे होता है कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। और नंबर 3 पे होता है परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 पे होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये 4 रूप होते हैं टेंसेस जो होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4, इसी तरह पास्ट के, उसी तरह फ्यूचर के भी चार भाग होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 12 जो है टेंस हो जाते हैं। तो अब हम प्रत्येक पार्ट के बारे में सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट को कैसे हम तैयार करते हैं। सबसे पहले PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो ये हमारा जो वर्तमान काल होता है उसका पहला रूप है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जब हम इसको हिंदी में तैयार करते हैं तो इसके अंत में क्या क्या आता है। इस टेंस के हिंदी के वाक्य में अंत में ता है, ते हैं, ती है या ता हूँ आदि आते हैं। इस टेंस के हिंदी के वाक्य में अंत में ता है, ते है, ती है या ता हूँ आदि वर्ड्स आते हैं। जैसे मैं पाठ पढ़ता हूँ, जैसे इसमें ता हूँ।
वह खाना पकाती है। जैसे इसके अंत में आया है पकाती है यानी ती है, तो ये जो वर्ड्स में ता है, ते हैं, ती आदि आते हैं, तो ये इस टेंस के वाक्य की हिंदी की पहचान है। तो इसमें क्या यूज़ होता है, कौन सी वर्ब्स का यूज़ होता है, वो हम अभी सीखेंगे। तो इस टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें वर्ब की, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, एस या ईएस लगता है। इस टेंस के वाक्य में क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग होता है। इस टेंस में कभी भी इज, एम, आर का प्रयोग नहीं किया जाता। इस टेंस में इज, एम, आर आदि हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है की आवाज़ आ रही है ये हमें क्रिया की जो मेन वर्ब है, मेन फॉर्म है, उसके अंदर से ही लेनी है, उसके अंदर ही इसकी आवाज़ आती है। इसमें कौन सी नाउन, कौन सी संज्ञा के साथ में कौन सी फॉर्म का यूज़ होगा वो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इसमें जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, जैसे ही होता है, सी होता है, इट होता है, किसी का नेम होता है या कोई वस्तु सिंगुलर होती है, तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस का यूज़ करते हैं, एस या ईएस से लगाते हैं। और इसके बाद जो प्लूरल्स होते हैं या जो जैसे आई, वी, यू, दे या अन्य कोई प्लूरल होते हैं, जैसे उनके साथ में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब हम वाक्य का स्ट्रक्चर सीखेंगे, कहाँ पे क्या चीज़ आएगी। जैसे हमें साधारण वाक्य बनाना है तो क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, साधारण वाक्य में। तो साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट का, उसके बाद हम या तो लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म और या लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस, और इसके बाद हमारा जो भी है ऑब्जेक्ट आदि का यूज़ यहाँ पे हो जाएगा। और इसका हम एक चार्ट बना के देख लेते हैं अभी, जिसके माध्यम से हम अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं ही, सी, इट, चाहे किसी का नाम हो। इसके बाद यहाँ लिखते हैं आई, वी, यू, दे या कोई अन्य प्लूरल। अब ये जो सारे हैं ये सब्जेक्ट्स हैं, और इधर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म्स। इन सब के साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और इन सब के साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इन दोनों के साथ ही हम ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो ही है, सी है, इट है, और किसी व्यक्ति का नाम है, या यहाँ पे कोई सिंगुलर, अन्य कोई सिंगुलर आ सकता है एक वचन, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही इसका यूज़ होता है। आई, वी, यू, दे और अन्य कोई प्लूरल है तो उनके साथ में वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़
करते हैं और साथ में अगर हो तो ऑब्जेक्ट का यूज़ हम करेंगे। जैसे एक उदाहरण देके आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। वह खेलता है। ये जो वाक्य है इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और क्रिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या खेलता है ये इस वाक्य में नहीं बताया गया, इसलिए जैसे इसके हम इंग्लिश में आते हैं तो ही प्लेज, बस ही प्लेज, वह खेलता है। इसी वाक्य को हम ऑब्जेक्ट लेके देखते हैं। वह हॉकी खेलता है, वह हॉकी खेलता है। तो इस वाक्य में इंग्लिश हम बना रहे हैं अभी, ही प्लेज हॉकी। इसमें ऑब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, वह हॉकी खेलता है। तो इस तरह हम साधारण वाक्य को बना सकते हैं। इस वाक्य का दूसरा रूप होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाते समय हमको डू नॉट और डज नॉट का यूज करना होता है। नकारात्मक वाक्य तो इसका हम कैसे उपयोग करेंगे? सबसे पहले हमें नेगेटिव वाक्य में यहाँ पे सब्जेक्ट ही रखना होता है। उसके बाद या तो हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे और इसके बाद हमको नोट का यूज़ करना है। और इसके बाद हमारी आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आदि। तो ये ध्यान रखना है हमको कि इस टेंस के नेगेटिव वाक्य में डू और डज के बाद में केवल नोट और फर्स्ट फॉर्म लगानी है, न कि एस वाली फॉर्म। इस नेगेटिव वाक्य में कभी भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज़ नहीं होता, इसलिए हमें केवल डू और डज के साथ में नोट लगा करके फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो इसमें भी उसी तरह वाक्य बनेगा जैसे हमने ये चार्ट बनाया था अभी, कि जैसे ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है। ये सिंगुलर है सभी, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनके साथ प्लूरल सिंगुलर के साथ में तो डज के साथ नॉट और प्लस में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। और इन सभी प्लूरल्स के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में डू के साथ में हमको नोट लगा करके फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो दोनों में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी डू और डज नॉट के बाद में। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू नॉट और डू और डज। इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे यूज़ होगा। सब्जेक्ट डू और डज के बाद में नॉट और फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, वह सेब नहीं खाता है, वह सेब नहीं खाता है। तो सबसे पहले तो हिंदी में देखिएगा, इस वाक्य के अंत में ता है, इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसमें जो करता है वो सिंगुलर है, एक वचन है और इसमें नेगेटिव क्रिया नेगेटिव आ रहा है, वाक्य नेगेटिव है, नोट शब्द यूज़ हो रहा है नहीं। तो एक वचन जो करता होता है उसके साथ में डज नोट का यूज़ होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमको डज नोट का यूज़ करना है। इसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। इस वाक्य में क्रिया जो खाना यानी खाता है, तो इसको हम इंग्लिश में ईट कहते हैं। ही डज नॉट ईट क्या नहीं खाता है? एप्पल।
ही डज नॉट ईट एप्पल, वह सेब नहीं खाता है। इसी तरह एक वाक्य हम प्लूरल का बनाते हैं, वे वृक्ष पर नहीं चढ़ते हैं, वे वृक्ष पर नहीं चढ़ते हैं। तो इसके वाक्य में अंत में आ रहा है ते है, इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। इस वाक्य को हम इंग्लिश में रूपांतरित करते हैं दे, और क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए इसके अंदर हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। दे डू नॉट, चढ़ना, चढ़ना को इंग्लिश में क्लाइम बोलते हैं, CLIMB। दे डू नॉट क्लाइम, कहाँ नहीं चढ़ते हैं, ऑन दी ट्री, वे वृक्ष पर नहीं चढ़ते हैं। तो इसमें डज नॉट, इसमें डू नॉट क्यों आया, क्योंकि कर्ता अगर एक वचन है तो डज नॉट का यूज़ होगा, और कर्ता अगर प्लूरल बहुवचन है तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाक्य को बनाएंगे। इसके बाद जो वाक्य होता है वो इंटेरोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है अभी यहाँ पर हम सीखेंगे। इसको हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव बोलते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में डू और डज का यूज़ करना है। तो इस तरह के वाक्य में सबसे पहले टू या डज आएगा, इसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट, और इसके बाद हमको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो भी वाक्य अधूरा है। तो इस तरह के वाक्य में हिंदी में जो है सबसे पहले क्या हमको बोलना होता है। जैसे क्या वह गाना गाता है, तो इस तरह में सबसे पहले क्या शब्द का यूज होगा, और सबसे अंत में ता है, ते है, यति है आदि का इस्तेमाल होता है। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने बोला अभी, क्या वह गाना गाता है, क्या वह गाना गाता। सबसे पहले क्या शब्द का यूज़ होता है, और सबसे अंत में ता है, ते है, यति है आता है। तो किसके साथ डू, किसके साथ डज लगेगा, ये हमने थोड़ी देर पहले भी सीखा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डज किन के साथ यूज़ होगा अभी देख लेंगे हम। ही, सी, इट, किसी का नाम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम डज का यूज़ करेंगे। और डू का यूज़ किसके साथ करेंगे, आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इनके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। नेगेटिव और जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें हम केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। तो जैसे ये वाक्य है क्या वह गाना गाता है, इसको हम इंग्लिश में बना के देखते हैं। जैसे डज है, लेकिन यहाँ पे डू लगाने से पहले हमको यहाँ पे देखना कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वह जो है सिंगुलर है, इसलिए हमको सिंगुलर के साथ डज का यूज़ करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे डज, इसके बाद ही, इसके बाद देखिएगा डज लग गया, ही लग गया, और इसके बाद आएगी फर्स्ट फॉर्म गाता है, इसको क्या बोलते हैं, सिंग, SAING।
डज ही सिंग ए सॉन्ग, डज ही सिंग ए सॉन्ग। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या वह गाना गाता है। क्वेश्चन मार्क लगाना भी अति आवश्यक है। एक वाक्य हम और बनाते हैं, क्या हम पाठ पढ़ते हैं, क्या हम पाठ पढ़ते हैं। जैसे कि इस वाक्य में हम शब्द आ रहा है, यानी कि हम जो है प्लूरल है, इसलिए सबसे पहले हम लगाएंगे डू, डू के बाद वी, डू वी पढ़ना, पढ़ना इंग्लिश में रीड, डू वी रीड, क्या हम पाठ पढ़ते हैं, डू वी रीड लेसन्स कर सकते हैं यहाँ पे, क्या हम पाठ पढ़ते हैं, डू वी रीड लेसन्स, क्या हम पाठ पढ़ते हैं। तो इस तरह जो है हम बनाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले डज या डू का यूज होगा, लेकिन डज और डू किसके साथ लगेगा, कर्ता अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा और प्लूरल है तो डू का यूज करना है। इसके बाद नंबर 4 पे जो वाक्य होता है वो प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है, यानी इंटरोगेटिव निगेटिव वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, तो इस तरह के वाक्य में भी जब प्रश्नवाचक है तो डू डज का यूज़ होना ही होना है, और इसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ भी होना ही है। इसके बाद यहाँ से हमें चेंज करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे नोट लगाना है, और इसके बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। इस तरह हमारा जो है प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, क्या राम कविता नहीं लिखता है, क्या राम कविता नहीं लिखता है, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या आ गया इस वाक्य में, फिर नेगेटिव नहीं भी आ गया और ता है आदि भी आ गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। और इसके लिए हम एक थोड़ा सा चार्ट बना लेते हैं। इसमें भी डज का यूज़ होगा और डू का यूज़ होगा, और यहाँ पर फिर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट्स लगाने हैं, ही सी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट ये लग जाएंगे। इसके बाद हमको यहाँ पे चाहे कर्ता सब एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ यहाँ पे नोट का यूज़ करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। सबसे पहले डज लगेगा, ही सी इट किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो या कोई और अन्य सिंगुलर यानी कोई एक वचन हो। डू का यूज़ होगा आई के साथ, वी के, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल यानी अन्य किसी बहुवचन के साथ में। और यहाँ पे इसके साथ नोट लगेगा, नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर आगे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब हम इस वाक्य की इंग्लिश में आते हैं। जैसे क्या राम जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ में डज का यूज़ होता है। डज राम क्या राम कविता नहीं लिखता है। अब यहाँ पे हो जाएगा डू डज का यूज़ हो गया, सब्जेक्ट है। इसके बाद हम नोट लगाएंगे, नोट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट, WRITE राइट।
डज राम नोट राइट, क्या नहीं लिखता, पोएम। डज राम नोट राइट ए पोएम। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या राम कविता नहीं लिखता है। इसके बाद में एक और वाक्य बना लेते हैं, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम नहीं दौड़ते हो। क्या तुम नहीं दौड़ते हो, क्या शब्द आ गया, ता है, ते है आदि वर्ड्स भी आ गया और नोट भी आ गया। इसकी हम इंग्लिश में आते हैं। तो क्या तुम जो है प्लूरल में आता है, इसलिए सबसे पहले हम लगाएंगे डू, यू नॉट और दौड़ना रन, डू यू नॉट रन, क्या तुम नहीं दौड़ते हो। इस तरह हमारे 4 प्रकार के वाक्य हैं जो हमने अभी सीखे। साधारण वाक्य बनाना, फिर इसके बाद नेगेटिव नकारात्मक बनाना, उसके बाद इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, और इसके बाद प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कैसे कैसे बनते हैं, इनके हमने चार्ट्स भी बनाए हैं। और चार्ट्स की मदद में आपने सीखा है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव वाक्य में कौन डू लगेगा या किसके साथ डज लगेगा। इसके बाद इस वाक्य में कौन सी क्रिया की फॉर्म का यूज होगा। अब एक और चीज़ बाकी है जो अभी हमें सीखनी है। जब हम क्रिया की फॉर्म के साथ एस या यस लगाते हैं, क्रिया की फॉर्म के साथ एस या यस लगाते हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ यस लगेगा। तो ऐसी क्रियाएं जिनके पीछे एस दिया हो, डबल एस दिया हो, सी एच दिया हो, एक्स दिया हो, ओ दिया हो, एस दिया हो, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड दिया हो, तो इन सब के साथ हम ऐसी क्रियाओं के साथ हम ईएस का यूज करते हैं। ईएस का यूज करते हैं आमतौर पर एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ या जेड वाली क्रियाओं के साथ में ईएस का यूज करते हैं, और अन्य सभी क्रियाओं के साथ, अन्य के साथ में हम एस का यूज करते हैं। कभी कभी जो होता है वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में वाई आ जाता है। क्रिया के अंत में वाई आए तो हमें किस तरह इसको ऐसे इसमें बदलना है। जब क्रिया के वाई से पहले वोवल दिया हो, कोई वोवल आया हो, तो हमें केवल एस लगाना है। वाई से पहले अगर वोवल है, यानी कोई हिंदी में जिसको स्वर बोलते हैं, अगर स्वर दिया हो तो हमें ऐसे ही लगाना है। और वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये वावल्स दिए हों तो हमको वाई से पहले अगर ये वावल्स दिए हो तो हमको सिर्फ एस लगाना है। और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट दिया हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो हम वाई को हटा करके
वाई को हटा करके आई यूज़ करना है और IES लगाना है। AEIOU 5 वावल है, अगर ये दिए हों तो आपको ऐसे लगाना है, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको वाई को हटा करके IES का प्रयोग करना। इस तरह हमें SES के बारे में ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद ये टेंस जो है कब कब यूज होता है ये भी ध्यान रखना है आपको। जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का विषय हो, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कोई स्थायी सत्य की बात हो, जैसे दी सन राइज इन दी ईस्ट, द सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये स्थायी घटना है, सूर्य पूर्व में ही उदय होता है। इसलिए इस तरह के वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ के संबंध में हो उनमें हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये भी स्थायी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इस तरह के वाक्य इस टेंस में आते हैं। दूसरा इसमें आता है हैबिचुअल एक्शन यानी आदत। आदत वाले विषय होते हैं वो भी इस टेंस में आते हैं। जैसे सी ऑलवेज ईट्स एन एप्पल, वह हमेशा एक सेब खाती है। हमेशा एक सेब खाती, यानी उसकी ये आदत है कि वो एक सेब खाती है। दूसरा वाक्य है जैसे वी गो टू स्कूल एवरी डे, वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य है वो इस टेंस में आते हैं। तो हैबिचुअल एक्शन हो, चाहे स्थायी सत्य की बात हो या निकट भविष्य की बात हो, फिर भी इस टेंस का हम यूज करते हैं। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और कल हमारा विषय रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज का विषय यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।